अपनी लास्ट वीडियो डालने के बाद तो मैं भूल ही गया था कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है। क्या है कि ये मेरी कोई फुल टाइम जॉब नहीं है ना, ये मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ। और वीडियो का टाइटल देखकर, वीडियो का थंबनेल देखकर पता लग ही गया होगा कि फिर ये किस बारे में है। ऐसी वीडियोस बनाने में एक दिक्कत ये आती है कि दो तरह के लोगों से बहुत ख़तरा है। एक तो इस तरह के लोगों से, ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, स्मैश ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की। दूसरा उन लोगों से जिनके अब ईगो हर्ट हो सकते हैं। कि हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है ना। अब ये वीडियो कोई कास्ट आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए नहीं है। ये जिसको इंटरेस्ट है, जिसको तजस्सुस है, वो देखे। अगर यहाँ पर कोई प्राउड लेना है कि हाँ मैं तो इस ज़ात से होकर बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो वो प्लीज़ यहाँ पर ना आए। ये सिर्फ जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनके लिए बना है। वैसे भी हिंदुत्व मूवमेंट इज़ ऑल अबाउट शनिंग ऑफ योर कास्ट आइडेंटिटीज़, और सबसे पहले हिंदू होना बजाय कि किसी कास्ट से रिलेट करने के। अब आप में से शायद कई अफराद को पहले से ही मालूम हो कि जो ब्राह्मण हैं उनको तकरीबन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पंच गौड़ और पंच द्राविड़। पंच गौड़ वो जो विंध्या के नॉर्थ में रहते हैं, और पंच द्राविड़ वो जो विंध्या के साउथ में रहते हैं। अब इन दोनों कैटेगरीज को फर्दर 5 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। मिसाल के तौर पर अगर मैं पंच गौड़ ब्राह्मणों की बात करूं तो उनके फर्दर डिविजन्स होंगे सारस्वत, गौड़, कान्यकुब्ज, मैथिल और उत्कल ब्राह्मण। उसी तरह द्राविड़ ब्राह्मणों के भी फर्दर 5 सब डिविजन्स हैं, जैसे कि गुर्जर ब्राह्मण, महाराष्ट्र का ब्राह्मण, तैलांग ब्राह्मण और द्राविड़ ब्राह्मण। ये एक सब डिवीज़न भी है वैसे, एक जो तमिलनाडु और केरला के एरिया में ब्राह्मण पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। अब इन ब्राह्मणों को इनके इलाकों के हिसाब से तकसीम किया गया। मिसाल के तौर पर जो सारस्वत ब्राह्मण हैं वो हैं जो पंजाबी ब्राह्मण जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी सरस्वती नदी जो कि अब नॉन एग्जिस्टेंट है, उसके वेस्ट साइड में रहते थे, या फिर ये गोवा में पाए जाते हैं। मतलब ये अलग वीडियो का टॉपिक है कि गोवा में क्यों पाए जाते हैं। और उसी तरह से उत्कल ब्राह्मण, उत्कल हम अपने नेशनल एंथम में भी बोलते हैं कि उत्कल बंग, यानी उत्कल वो वाली जगह है जो उड़ीसा का आज इलाका है। और उसी तरह से कान्यकुब्ज ब्राह्मण वो हैं जिनकी उत्पत्ति कन्नौज वाले इलाके से हुई थी, यूपी में। इनकी ओरिजिन की स्टोरी थोड़ी अलग ही है, तो फिर ये किसी और वीडियो का टॉपिक हो सकता है किसी और दिन। और उसी तरह जो मैथिल ब्राह्मण होते हैं वो है जिनको हम अक्सर बिहार से एसोसिएट करके देखते हैं, बिहार वाले इलाके से, मिथिला से। और इनके कई ईजिली रिकॉग्नाइजेबल गोत्र होते हैं, जैसे झा, कई बार ये सिंह भी लगाया करते हैं, ठाकुर भी लगाते हैं, और कुछ रेयर केसेस में तो खान भी लगाया करते हैं कुछ जगहों पर, वो मुग़ल पीरियड से लगाने लग रहे हैं। और लास्ट में जो हमारी आज की वीडियो का मौजू है वो है गौड़ ब्राह्मण कौन है, जो राजस्थान और हरियाणा के इलाके में और दिल्ली एनसीआर और वेस्ट यूपी में पाए जाते हैं। अब मुझे पता है कि जो डिविजन्स की गई बहुत ही ब्रॉड सेंस में की गई, इसमें कई जो चीज़ें नहीं कवर होती, जैसे कि बंगाली ब्राह्मणों को कवर नहीं किया, और भी कितने ऐसे ग्रुप्स होंगे ब्राह्मणों के जिनको कवर नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री। लेकिन जब मैं गौड़ ब्राह्मणों के बारे में सर्च कर रहा था, एक्चुअली मैं अपने जेनेलॉजी जानना चाहता था, तब मुझे पता लगा कि ये 10 सब डिविजन्स भी हैं ब्राह्मणों में। लेकिन इसमें कई और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके बारे में मेरे को अभी ज़्यादा नहीं पता। अब गौड़ ब्राह्मणों का ओरिजिन सर्च करते वक्त मेरे को तो इनके बारे में 2 कहानियाँ पता लगी। मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता कि ये कौन सी इनमें से सच्ची है, लेकिन उनमें से एक पर तो हंसी भी आती है कि कितने आयरॉनिकल सिचुएशन रही है इन लोगों की। नाउ द हिस्टोरिक लेजेंड गोज़ लाइक कि राजा अनंगपाल तोमर II, जो कि तोमर डायनेस्टी एक महान राजा रहे हैं, वो एक नया नगर बसाते हैं जिसको हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं। हाँ, मतलब दिल्ली उन्होंने बसाई थी, और अपने किंगडम को बुलाते हैं हरियाणा, यानी अबोर्ड ऑफ गॉड्स। ये आज के हरियाणा से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। इसमें हिमाचल, पंजाब और MP तक के इलाके भी शामिल हुआ करते थे। दिल्ली से पहले इनकी कैपिटल अनंगपुर हुआ करती थी, जो कि फरीदाबाद में आज के टाइम में एक गांव है, बनकर रह गया। और अब महाराज ने नया शहर बसाया, नई कैपिटल बसाई है, तो फिर वो चाहेंगे कि उनका राज लंबे टाइम तक कायम रहे। तो फिर अपने किंगडम की स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए महाराज करते क्या हैं कि कुछ ऐसे ब्राह्मण जो कि गौड़ के, जो बंगाल में इलाका है गौड़, वहाँ से बनारस आए थे, उन्हें वो अपने नगर में बुलाते हैं, खुद चल कर जाते हैं वहाँ पर और उन्हें इनवाइट करते हैं अपने वहाँ पर। एक्चुअली राजा को कुछ उनके ज्योतिषियों ने बताया था कि आपका जो राज है ये लंबे टाइम तक इस नगर में नहीं रह पाएगा, तो वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र करके इनका राज की इस तरह कायम रह जाए। तो फिर वो उन ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी युक्ति लगाओ कि मेरा राज यहाँ से ना जाए।
तो फिर ब्राह्मण क्या करते हैं कि अष्ट धातु की शेष नाग वाली कील उनके सिंहासन के नीचे गाड़ देते हैं ताकि वहाँ पर उनका राज बना रहे। तो बोलते हैं कि राजन, इस अष्ट धातु की कील को तुम कुछ भी हो जाए मत हटाना, नहीं तो तुम्हारा राज यहाँ पर नहीं रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि इन ब्राह्मणों ने इतना ज़्यादा तप किया हुआ था कि इनको अपने मुस्तकबिल पर भी इख्तियार हासिल था, ये अपनी डेस्टिनी भी बदल सकते थे। अब वो कील वाला टोटका करने के बाद कुछ टाइम तक ये राजा की किंगडम का डिक्लाइन रुक जाता है या फिर टल जाता है, कहूँ, क्योंकि रुक तो नहीं सकता था। और यही इवेंट्स को भगवान वैकुंठ से बैठे हुए ऊपर से देख रहे थे। एक दिन क्या होता है कि ये सब ब्राह्मण जमुना जी में नहाने जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में यमुना है और उस टाइम गंदी भी नहीं थी। और उसी टाइम श्री भगवान खुद एक कुटिल ब्राह्मण का रूप लेकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण ने राजन को आते ही बरगलाना शुरू कर दिया कि हे राजन, ये जो कील वाला टोटका आपने ब्राह्मणों से करवाया है, ये एक इतनी अशुभ घड़ी में कराया कि आपके किंगडम को जाने से कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस कील को उखड़वा दो, और इसके अलावा कुछ और टोटका करता हूँ मैं। और मेरे से ज़्यादा तो कौन ही जानता हो कि मेरे से ज़्यादा बड़ा कोई ब्राह्मण ही नहीं है। इसीलिए राजा क्या करते हैं कि उस कील को उसकी बातों में आकर उखड़वा देते हैं। और जब उन्होंने वो कील निकाली तो उसमें खून लगा होता है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखते हैं, वो ब्राह्मण भी गायब हो जाता है एकदम से। इसी वक्त वो जो ब्राह्मण वहाँ पर, गौड़ ब्राह्मण वहाँ पर नहा रहे थे जमुना में, उनको ये बात वहाँ नहाते नहाते ही पता लग जाती है अपनी किसी शक्तियों से, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा तप किया हुआ था। जैसे ही ब्राह्मणों को ये बात पता लगती है, वो बड़े गुस्से में भरकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचते हैं और उसे बोलते हैं कि हमने तुम्हें कहा था ना कि तुम ये काम ना करना, लेकिन तब भी तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो राजा बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो, मेरी तो बुद्धि भगवान ने फेर दी थी, वो कुटिल ब्राह्मण आया था जिसने मेरे को बरगला दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन वो मगरूर ब्राह्मणों में से कोई भी नहीं माना, और इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि अब जो राजन तुम्हारा राज है ये लंबे वक्त तक नहीं रहेगा, और तुम कुछ ही दिनों के मेहमान हो दिल्ली पे। अब राजा बहुत हम्बल था, उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की ब्राह्मणों से, लेकिन ब्राह्मणों का गुरूर था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लोग अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर अपना हल, पशु वगैरह सब कुछ लेकर निकल चलते हैं दिल्ली से। तो फिर एक बंदे की सब्र की भी सीमा होती है, तो राजा ने भी श्राप दे दिया कि तुम इतने अकड़ में भरकर मेरे यहाँ से जाने लग रहे हो, और ये बोरिया बिस्तरा बांध कर जा रहे हो, यहाँ पर तुम अपनी पशु लेकर जा रहे हो, हल लेकर जा रहे हो, तो जाओ, तुम्हारी भी विद्या आज के बाद नष्ट हो जाएगी और तुम यही काम करोगे, यानी तुम खेती का काम करोगे, किसानी का काम करोगे, पीजेंट्री करोगे, और लेकिन ब्राह्मणों वाला काम तुम जैसे पहले क्या करते थे वो नहीं करोगे। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हरियाणा का जो ब्राह्मण है वो भी एक जाट की तरह किसान है, वो ज़्यादातर कर्मकांड नहीं करता। और उसी तरह यूपी का, वेस्ट यूपी का जो ब्राह्मण है, आगरा तक के इलाके का, वो भी किसान ही है, मतलब कुछ बिहार में भी है लेकिन वो एक अलग केस है। लेकिन हरियाणा का जो ब्राह्मण है, और जयपुर के इलाके में जो राजस्थान का जो ब्राह्मण है, और वेस्ट यूपी का जो ब्राह्मण है, ये सब किसानी का काम करते हैं। इनमें कर्मकांड और जो रिचुअल्स वाली शुद्धि है वो बहुत कम पाई जाती है। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल जाटों से मिलता जुलता है, बस थोड़ा फ़र्क है कि इनमें थोड़ा एजुकेशन का और वो रिलीजियस एजुकेशन का बोलबाला होता था, और जाट ज़्यादातर उस टाइम पर पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। अब इसके कई सोशियोलॉजिकल रीजंस भी है कि यहाँ पर कोई किंगडम नहीं था हरियाणा के एरिया में जो इनको पैट्रोनेज दे सके, क्योंकि ब्राह्मण की इनकम तो किंग के पैट्रोनेज पे ही चला करते, और यहाँ पर तो डायरेक्टली दिल्ली का ही रूल था, मलेच्छ राजाओं का, और इसी वजह से ये ज़्यादातर खेती किसानी का ही काम किया करते थे। और इनमें एक बात और ख़ास है कि इन्होंने सबसे पहले जो हमारे समाज की एक बुराई थी कि अनटचेबिलिटी, सबसे पहले इन्होंने अबेंडन कर दी। यानी हरियाणा वाले इलाके में कास्टिज़म बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। यहाँ पर ब्राह्मणों की हेजमनी नहीं चला करती थी कभी भी। यहाँ पर छत्तीस बिरादरी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था जो बहुत यूनाइटेड रहा करती थी एक दूसरे के साथ। अब राजा ने ब्राह्मण को और ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दिया, और दोनों के श्राप काम कर गए कि बाद में अनंगपाल का राज भी चला गया वहाँ से, और फिर पृथ्वीराज चौहान का राज है, और पृथ्वीराज चौहान के बाद मलेच्छ राजाओं का राज आया। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत की बहुत बड़ी ये कैटास्ट्रॉफी रही है। और उसी तरह ये जो ब्राह्मण थे ये भी बिल्कुल किसान बन के रह गए। और जो इनके ओरिजिन की दूसरी कहानी है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। ये कहानी ब्राह्मणोत्पत्ति मार्तंडे से ली गई है। इसके मुताबिक आपने शायद परीक्षित के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि पांडवों के सिंह एक अकेले डिसेंडेंट थे जिन्होंने इंद्रप्रस्थ के थ्रोन पर राज किया, और उनको ये शाप मिलता है कि तुम्हारी मौत भी एक सर्पदंश की वजह से हुएगी, यानी सांप के जहर की वजह से। अब सांप के जहर की वजह से परीक्षित की मौत हो जाती है,
और इसीलिए उनके बेटे जन्मेजय ने को इतना गुस्सा आया कि इन्होंने सभी सर्पों का पूरी तरह से दुनिया से नाश करने के लिए एक सर्प दमन यज्ञ करना शुरू कर दिया। इस यज्ञ को ब्राह्मण बटुकेश्वर और उनके 144 शिष्यों की अगुवाई में किया जा रहा था, जो कि जमुना के ईस्ट साइड से आए थे, यानी दिल्ली की दूसरी तरफ से। और वो कोई भी इलाका हो सके, शायद बनारस या फिर गौड़ भी हो सकता है बंगाल का, जिसकी वजह से इनका नाम गौड़ ब्राह्मण पड़ा। और ये यज्ञ इतना भयंकर था कि पूरे संसार के सांपों का नाश होने लग गया। उसी बीच एक बाल ऋषि आते हैं जिनका नाम होता है आस्तिक, जिनकी माँ एक नाग थी जिसका नाम था मनसा। और वो इंसिस्ट करते राजा को कि प्लीज़ ये यज्ञ बंद कर दिया जाए, कि मतलब एक इंसान के लिए सभी सांपों को मार देना तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना, सभी ने तो आपके पिता को नहीं मारा। अब बाल ऋषि के इतनी बार इंसिस्ट करने पर राजा उस यज्ञ को रोक देते हैं। और ये यज्ञ क्योंकि अधूरा रह गया था, तो फिर ब्राह्मणों ने कोई भी दक्षिणा लेने से मना कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण दक्षिणा तभी लेते जब वो यज्ञ में सफल हो जाए। लेकिन राजा जन्मेजय किसी भी तरह अपना भार उतारना चाहते थे, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम किसी को दान करते हैं तो हमारे पॉइंट्स पुण्य में ऐड हो जाया करते हैं, अगर हम किसी से दान लेते हैं तो हमारा पुण्य कम हो जाया करता है। ये कर्म का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर चला करता है इंडिया में। और राजा क्या करते हैं कि बड़ी चालाकी से ब्राह्मणों को एक एक ग्राम के राज की चिट्ठी थमा देते हैं और ब्राह्मणों से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये समझ के कि ये तो कोई तंबुल का बीड़ा है। और सभी ब्राह्मण उसे लेकर वापस जाने लगते हैं। और जब वो गंगा नदी में पहुंचते हैं, कि जब वो गंगा नदी में पहले आए थे तो वो उसके ऊपर चल कर आए थे, पैदल पानी के ऊपर चल के। जब वो वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पैर पानी पर नहीं पड़ रहा, वो सीधा डूब जाते हैं। तो फिर उनको लगा कि उनसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, कि उनका तपस भंग हो चुका है, जो इतनी उन्होंने तपस्या की थी, कि वो वापस गंगा के पार नहीं जा पा रहे हैं चल कर पानी पे। तो उन्होंने जब वो चिट्ठी खोली तो फिर उन्होंने देखा कि उसमें लिखा एक एक गांव की उनको जागीर दी गई थी ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण क्या करते हैं, उन्होंने ये सोचा कि तो हरि की इच्छा है, वो ये सोचकर वापस गंगा नदी से हरियाणा वाले इलाके की तरफ आ जाते हैं, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, और ये पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह ब्राह्मणों ने राजा की इच्छा को श्री हरि नारायण की इच्छा मानकर इन सभी गांवों का राज एक्सेप्ट कर लिया, और वो कुल 1144 गाँव में जाकर बस जाते हैं। अब इस तरह ब्राह्मणों को कम से कम 1444 गाँव का शासन मिल गया था। और यहाँ से ही शासन की परंपरा शुरू होती है। आप सबके गोत्र होते हैं, गोत्र के बाद आप अपने बड़ों से पूछिएगा, आपको कोई शासन भी हुआ करता है। और कोई भी ब्राह्मण एक शासन में विवाह नहीं किया करता जो उसका खुद का शासन होता है, कि उसके सेम शासन के जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के भाई माने जाते हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि जो हम शासन समझते हैं उसका लिटरली मीनिंग भी शासन ही है, यानी गांव का शासन यहाँ पर कहें तो, कि वो गांव की भूमि ब्राह्मणों को दी गई थी। अब हरियाणा वाले इलाके में जहाँ पर ये ब्राह्मण रहते हैं, और यूपी में भी, ये शासन में तो शादी करना छोड़ो, एक गोत्र में भी शादी करना इंसेस्ट माना जाता है, और इतना घिनौना काम माना जाता है जैसे किसी भाई ने बहन से शादी कर ली हो। कज़न मैरिज की तो बहुत दूर की बात है। जहाँ तमिल ब्राह्मणों में बहुत ज़्यादा हाई कंजाइन मैरिज रेट पाए जाते हैं, वही नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता किसी भी कीमत पे। और आजकल तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी बढ़ने लग रही है, क्योंकि लोग ये कास्टिज्म की पुरानी आइडियोलॉजी को छोड़ने लग रहे हैं। मेरे खुद के परिवार में काफ़ी इंटरकास्ट मैरिज हो चुके हैं, मतलब कुछ एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में ऐसे एग्जाम्पल है मेरे। गौड़ ब्राह्मण वो पहले ब्राह्मण थे जिन्होंने ये छुआछूत के जो वहम था उसको छोड़ दिया था, कि वो मानते कि अगर हर जीव में ब्रह्म का वास है तो फिर कोई प्योर या फिर इम्प्योर कैसे हो सकता है। ये ब्राह्मण सिर्फ वेदों को ही सच मानते हैं और उन्हीं का अध्ययन करते हैं, मतलब ट्रेडिशनली इन्हें करना चाहिए, लेकिन वैसे ये वेद वगैरह कोई नहीं पढ़ता इनमें। ये ज़्यादातर किसान ही रहे हैं, बहुत रेयर हैं जो वेद पाठी रहे हैं। मतलब मैं अपनी लिनेज में देखूँ तो फिर तो मेरे दोनों दादा और परदादा और परनाना वेद पाठी रहे हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जनरली कोई भी वेद नहीं पढ़ा करता था यहाँ पे, क्योंकि लिटरेसी रेट वैसे भी हरियाणा में बहुत कम था किसी टाइम में। परशुराम जयंती आने वाली, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ पर ये वाली वीडियो बनानी बहुत सही रहेगी। और वैसे भी मैंने ये देखा है कि मेरे जो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं, बजाय कि अगर मैं कहीं घूमने फिरने का ब्लॉग बनाया करता हूँ। सो इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।